नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। गुजर चुका समय इतिहास होता है। साल बीत रहा है और गुजर चुके समय पर कुछ ऐतिहासिक हस्ताक्षर दर्ज हुए हैं। ये हस्ताक्षर हैं ऐसे महारथियों के जिन्होंने प्रतिकूल को अनुकूल बनाया, जिन्होंने विपरीत धाराओं को ध्वस्त करके अपना विजय पथ, अपना सफल कर्म पथ बनाया। इनमें सबसे पहले महारथी हैं नरेंद्र मोदी। उनके देश सेवा के रथ की राह में 2021 ने बहुत रोड़े अटकाए। कोरोना महामारी, वैक्सीन पदभ्रम, कृषि कानूनों पर भड़का आंदोलन, चीन का विस्तारवाद, ये पीएम की राह रोकने के लिए खड़े थे, लेकिन उन्होंने अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट से लड़ाई करते हुए आगे की राह पकड़ी। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है। इन्हें हमें एक्सपांशन और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना होगा। कोविड के ओरिजिन के संदर्भ में और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग को लेकर वैश्विक गवर्नेंस से जुड़ी संस्थाओं ने दशकों के परिश्रम से बनी अपनी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। हर भारतवासी इस बात पर गर्व करेगा कि हमने दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे विस्तारित और कठिन भौगोलिक स्थितियों के बीच इतना सुरक्षित वैक्सीनेशन अभियान चलाया। हमारे जो हेल्थ सेक्टर के लोग हैं, फ्रंटलाइन वर्कर हैं, उन्हें भी 10 जनवरी से प्रिकॉशन डोज देने का काम शुरू होगा। 15 से 18 साल के बच्चे हैं, बेटे बेटियां हैं, उनको भी 3 जनवरी सोमवार से वैक्सीन लगाना शुरू हो जाएगा। चट्टान से बड़ी चुनौतियों से भिड़ने का चट्टानी हौसला। लाल किले की प्राचीर से आह्वान कर रहा हूं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास हमारे हर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2020 बीता और 2021 आया तो मोदी सरकार के लिए चुनौतियां भी 21 हो गई। सबसे पहले चुनौती रही कोरोना वायरस महामारी की और उसके नए वेरिएंट डेल्टा से जूझना। अनेकों चुनौतियों ने मोदी सरकार को घेर रखा था और अभी ओमिक्रॉन बड़ा संकट आगे खड़ा है। भारत में भी कई लोगों के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने का पता चला है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि पैनिक न करें। कोरोना से सुरक्षा कवच सिर्फ वैक्सीन ही है और 2021 का बड़ा दिन रहा 25 दिसंबर, जब प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन की सुरक्षा कवच देश के बच्चों को देने का ऐलान किया। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी।
आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा देश, मेडिकल संसाधनों की कमी, डेल्टा के बाद ओमिक्रॉन की अगली लहर का संकट। 2021 में ही मोदी सरकार ने ऐलान कर दिया कि है तैयार हम। वायरस के विरुद्ध युद्ध लड़ने में सबसे बड़ी ताकत है देश के कोरोना योद्धा। वो योद्धा जो मरीजों की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। इनकी सेहत का ख्याल करते हुए प्रधानमंत्री ने नए साल में इनको प्रिकॉशन डोज का तोहफा दिया। हमारे जो हेल्थ सेक्टर के लोग हैं, फ्रंटलाइन वर्कर हैं, वो पिछले 2 साल से कोरोना से लड़ाई में देश की एक बहुत बड़ी ताकत बने हुए हैं। उन्हें भी 10 जनवरी से प्रिकॉशन डोज देने का काम शुरू होगा। 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग जिन्हें पहले से गंभीर बीमारियां हैं, उन्हें भी डॉक्टरों की सलाह पर प्रिकॉशन डोज का विकल्प दिया गया है। दो 2021 में मोदी सरकार ने 16 जनवरी को देश में सभी को कोरोना वैक्सीन देने का फैसला लिया। भारत का टीकाकरण अभियान बहुत ही मानवीय और महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है। जिसे सबसे ज्यादा जरूरी है, उसे सबसे पहले कोरोना का टीका लगेगा। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, अस्पताल में सफाई कर्मी हैं, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वो कोरोना की वैक्सीन के सबसे पहले हकदार हैं। इसके बाद उन लोगों को टीका लगाया जाएगा जिन पर जरूरी सेवाओं और देश की रक्षा या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है। और मैंने जैसा पहले भी कहा है, इनकी संख्या करीब करीब 3 करोड़ होती है। इन सभी के वैक्सीनेशन का खर्च भारत सरकार द्वारा उठाया जाएगा। देश में सभी को वैक्सीन देने का फैसला तो कर लिया गया, लेकिन आगे खड़ा हो गया अफवाहों का बहाव। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। अफवाहों से लोगों के मन में वैक्सीन के प्रति डर बैठ गया। सबसे पहले अफवाह फैली कि वैक्सीन लगवाने के कुछ समय बाद मौत हो जाएगी। टीका लगाने गई टीम को गांव में भारी विरोध का सामना करना पड़ा। अफवाहों को खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने जागरूकता अभियान चलाया। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ही वैक्सीन लगवाकर देश के सामने मिसाल पेश की। 1 मार्च 2021 को तड़के ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के एम्स पहुंचे। वहां उन्होंने भारतीय कंपनी भारत बायोटेक की बनाई कोवैक्सीन की पहली डोज ली। ये अफवाहों पर विराम लगाने की पहल थी। ये भारतीय उत्पाद पर भरोसा जताने की प्रबल इच्छा थी। प्रधानमंत्री ने टीके पर भ्रम फैलाने वालों पर प्रचंड प्रहार भी किया और देश को वैक्सीन पर भरोसा रखने का विश्वास भी दिलाया। हर राज्य, हर केंद्र शासित प्रदेश को ये सुनिश्चित करना होगा कि अफवाहों पर, वैक्सीन से जुड़े अपप्रचार को कोई हवा न मिले। इफ्स और बट्स से बात नहीं होनी चाहिए।
देश और दुनिया के अनेक स्वार्थी तत्व हमारे इस अभियान में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। भ्रम के विरुद्ध भरोसे की जंग ने रंग दिखाया और देश में टीकाकरण ने रफ्तार पकड़ ली। दिसंबर के अंत तक वैक्सीन लेने लायक उम्र वाली 60% आबादी को टीके की दोनों डोज दी जा चुकी हैं। दिसंबर के अंत तक देश में 140 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। हर घर दस्तक अभियान के तहत घर घर द्वार द्वार जाकर वैक्सीन लगाई गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना की आपदा को अवसर में बदला। चीन को विश्व मंच पर अलग थलग करने के लिए रणनीतियों का जाल बुना और वो कामयाब भी रहे। उन्होंने बाइडेन प्रशासन को भी साधने में सफलता हासिल की। बाइडेन प्रशासन के चीन के प्रति रवैये को लेकर अटकलें थी, लेकिन मोदी सरकार बाइडेन को भारत के साथ विश्व मंच पर लाने में कामयाब रहे। कोरोना के संकट काल में भारत की नीति की बदौलत क्वाड देशों के दो संगठन मजबूत हुए हैं। ईस्ट एशियन क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया साथ आए हैं, तो वेस्ट एशियन क्वाड में भारत, अमेरिका, इजराइल, यूएई साथ आए हैं। रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। किसी भी महारथी को आंकने के लिए हमने ये देखा कि साल भर में किस तरह की चुनौतियां पेश आई, उनका सामना किस तरीके से किया गया। और जब एक राजनेता की बात होती है तो बात चुनावों की भी आ जाती है। हालांकि बंगाल में एक सेटबैक जरूर रहा बीजेपी के लिए, लेकिन प्रदर्शन बढ़िया रहा। असम में सरकार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बचा ली, लेकिन ज्यादा बड़ी चुनौती शायद वो थी जिसका सामना समूचा देश कर रहा था, और उसमें वैक्सीन को लेकर कामयाबी एक बड़ा कदम जरूर साबित हुई। दीदी, ओ दीदी, जय श्री राम, जय जय। 2021 में बीजेपी का विजय रथ हाँकने वाले मोदी का मुख्य लक्ष्य था बीजेपी की विजय यात्रा को आगे बढ़ाना। 2021 में पश्चिम बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनाव हुए। मोदी के सामने चुनौती थी दक्षिण में पार्टी का प्रसार करना, बंगाल में सत्ता का द्वार खोलना और पूर्वोत्तर के राज्य असम में अपना वर्चस्व कायम रखना। बीजेपी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी सहित बड़े नेताओं ने पश्चिम बंगाल में ताकत झोंक दी। आसनसोल को कहां से कहां पहुंचा दिया। जहां लोग चाकरी के लिए आते थे, आज यहां से लोग पलायन हो रहे हैं। मां, माटी, मानुष की बात करने वाली दीदी ने यहां हर तरफ माफिया राज फैला दिया है। बीजेपी ने ममता का दुर्ग कमजोर करने के लिए उनके खेमे के बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल किया। शीर्ष नेतृत्व के सामने चुनौती थी ममता के सामने उनके कद का कोई नेता उतारना। इसके लिए चुनावी अभियान में शुवेंदु अधिकारी को चुना गया। देखिए, यहाँ से सबको मालूम है ये कुल स्मगलिंग, सैंड स्मगलिंग, स्टोन स्मगलिंग और काऊ तस्करी, गाय का तस्करी, इस सभी में तोलाबाज भाईपो और उसकी एसोसिएट सब जुड़ा हुआ है। बीजेपी के बड़े नेताओं ने बंगाल का मोर्चा संभाला तो नरेंद्र मोदी ने बंगाल के साथ साथ असम और दक्षिण भारत में पार्टी के प्रसार का मोर्चा। पश्चिम बंगाल में ममता पर चुनावी हिंसा के आरोप, ममता पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप, असम चुनाव में प्रधानमंत्री ने घुसपैठ का मुद्दा उठाया, कांग्रेस पर असम को अस्थिर करने के आरोप लगाए, तमिलनाडु में एआईएडीएमके के साथ गठबंधन किया। पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए अहम का सवाल बन गया। राशन कार्ड धारक देश में कहीं भी अपने हिस्से का सस्ता राशन ले सके,
इसके लिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना केंद्र सरकार चला रही है। पश्चिम बंगाल के लोगों को अब भी उसके लागू होने का इंतजार है। ये वो सरकार है जो आपदा में भी, मुसीबत के समय भी भ्रष्टाचार के रास्ते खोजती रहती है। इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है? बंगाल में ब्रांड मोदी ममता के सामने नहीं चल पाई, जादू ममता का ही चला। हालांकि राजनीति में न नैतिक जीत होती है न स्थायी हार, तो मोदी को प्रयासों का नतीजा भी मिला। असम में बीजेपी सत्ता में आसानी से लौट आई। उसके गठबंधन को 126 सीटें मिली। पुडुचेरी में बीजेपी सहयोगियों के साथ सरकार बनाने में कामयाब रही। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बड़ी बढ़त मिली। 2016 में बीजेपी के पास 3 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन 2021 में उसे 77 सीटों पर जीत मिली। महारथी मोदी के मिशन बंगाल की खास बात ये रही कि नक्सलबाड़ी विधानसभा सीट से भी उनका उम्मीदवार 70,000 वोटों से जीत गया। 39 सुरक्षित सीटों पर भी पश्चिम बंगाल में बीजेपी प्रत्याशी जीते। ये महारथी मोदी का प्रचंड प्रचार ही था, जिसके दम पर बीजेपी कहती है कि वो हार कर भी बंगाल जीत गई। 2021 की दूसरी महारथी हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ममता बनर्जी विपक्ष का एकमात्र ऐसा चेहरा बन गई हैं जिन्होंने अपने गढ़ में राजनीति के अजेय माने जाने वाले महारथी मोदी को अपने बूते परास्त कर दिया। ममता बनर्जी विपक्ष की नई उम्मीद बनी है, तो उन्होंने राजनीति में नए समीकरण गढ़ने शुरू कर दिए। 2024 के विपक्ष की सूरत कैसी होने वाली है, इसकी पटकथा 2021 के बंगाल चुनाव ने लिखी। बांग्ला पुट लिए जोश भरा एक नारा, जिससे राजनीति का सबसे बड़ा ब्रांड भी हारा। टीएमसी का खेला शेर। राजनीति की नारी शक्ति का प्रतीक, सफेद धोती वाली एक राजनेता निर्भीक। बंगाल को तो हम संभालेगा, हम बंगाल को सुनार बांग्ला बनाएगा। तुम ढोकला खाओ, আমাকে মাঝে মাঝে दियो আমি खाबो। जो हमसे टकराता है वो चूर-चूर हो जाता है। – 2021 में हुआ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव देश में राजनीतिक जगत की सबसे दिलचस्प जंग बन गया। यहाँ ममता बनर्जी का राजनीतिक वर्चस्व दांव पर था। उनके सामने बीजेपी का अजेय रथ रोकने की चुनौती थी। पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में बीजेपी ऐतिहासिक रणभेरी बजा रही थी। पश्चिम बंगाल वाम से राम तक की यात्रा के पथ पर दौड़ रहा था। हवा में भगवा फहरा रहा था। बंगाल में जय श्री राम का नारा लहरा रहा था। बीजेपी पश्चिम बंगाल की मुख्य विपक्षी पार्टी से सत्ता की सीढ़ियों पर चढ़ने का प्रयत्न कर रही थी और पश्चिम बंगाल की आस्था अस्मिता के केंद्रों से भद्र लोक को रिझाने के यत्न कर रही थी। बीजेपी के चुनावी मैनेजर अमित शाह ने बंगाल में 200 सीटों का कठिन लक्ष्य रखा था। कुछ बड़बोले नेताओं ने कहा तृणमूल को कोई हरा नहीं सकता। मैं उनको याद कराना चाहता हूं कि संसद के चुनाव के अंदर आप कहते थे बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। हमारे दिलीप घोष की अध्यक्षता में मोदी जी के नेतृत्व में 18 से ज्यादा सीटें बंगाल की जनता ने दी है। और दीदी कान खोल कर सुन लो, आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए, परिणाम देख लेना, इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है।
पश्चिम बंगाल चुनाव ममता बनर्जी के राजनीतिक अस्तित्व का सवाल बन गया था और बीजेपी की अजेय आन का प्रश्न बन गया था। मैं उनको याद कराना चाहता हूँ। आंदोलनों की राजनीति से राजगद्दी तक पहुंची ममता बनर्जी ने बीजेपी के विरुद्ध पद यात्रा का आंदोलन छेड़ दिया। गीत से एक नारा उछला और देखते देखते बंगाल में गूंजने लगा। मार्च के महीने में इस नारे ने एक नई शक्ल ले ली। नंदीग्राम की अपनी सीट पर प्रचार करने पहुंची ममता बनर्जी का एक हादसे में पैर टूट गया। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ये सब बीजेपी का किया कराया है। कोई पुलिस नहीं था, एक भी पुलिस नहीं था, हमारा पुलिस दीदी 4-5 आदमी नहीं था। मैं गाड़ी को इधर में खड़ा होकर 4-5 आदमी मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया और पूरा चौक हो गया। देखो कितना पुलिस। 10 मार्च की इस घटना को पश्चिम बंगाल के चुनाव में टर्निंग पॉइंट माना जाने लगा। कयास लगने लगे कि बीजेपी की हिंदुत्व वाली लहर पर ममता बनर्जी के साथ जुड़ी सहानुभूति की लहर भारी पड़ सकती है। तृणमूल कांग्रेस ने ममता बनर्जी के प्लास्टर लगे पैर को अपने चुनावी अभियान का सबसे बड़ा प्रतीक बना दिया। खेला होबे का पोस्टर बना। बंगाल का प्रिय खेल है फुटबॉल। खेला होबे के नारे के लिए यही फुटबॉल काम आई। फुटबॉल पर टूटे पांव की तस्वीर लगा दी गई। इस एक तस्वीर ने पूरे चुनाव की तस्वीर बदल दी। ममता बनर्जी व्हील चेयर पर आ गईं, लेकिन चुनाव प्रचार प्रचंड होता गया। बीजेपी पर ममता ने बड़े प्रहार किए। যে 4টে গুলিতে মরেছে, আরো 4টে গুলি চালিয়ে দাও, বুকের ওপর গুলি চালিয়ে দাও। এই কোন দেশে বাস করছি আমরা? এই কোন বাংলায়? অদ্ভুত কিংবাকার কয়েক টাকা আমরা দেখছি। এগুলো কোথা থেকে আমদানি হয়েছে? এগুলো সীতাবাগ না মিহিদানা? এরা কোথা থেকে এসছে? কোথা থেকে আমদানি হয়েছে? কোথা থেকে রপ্তানি এসছে? আমার লজ্জা লাগে এদের বাংলার লোক ভাবতে, আমার লজ্জা লাগে। पद यात्रा करने वाली ममता बनर्जी के व्हील चेयर ने बंगाल में सहानुभूति की लहर चला दी। चुनाव में हिंसा भी हुई, बंगाल के नेताओं पर छापे भी पड़े, लेकिन असर पड़ा सिर्फ और सिर्फ ममता के चुनाव प्रचार का। हालांकि ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से चुनाव हार गईं, लेकिन हार कर भी वो बंगाल बहुत बड़े अंतर से जीत गई। तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया, जबकि 200 सीटों का लक्ष्य रखने वाली बीजेपी 3 अंकों तक नहीं पहुंच पाई और 77 सीटों पर सिमट कर रह गई। ममता की पार्टी को करीब 48% वोट मिला और बीजेपी को बंगाल से 38% वोट मिला। पश्चिम बंगाल की महाविजय से उत्साहित ममता बनर्जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव की बिसात अभी से बिछानी शुरू कर दी है। मुंबई में एनसीपी प्रमुख शरद पवार से ममता की मुलाकात को इसी तरह से देखा गया। जीत से ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षा भी बढ़ी और वो कांग्रेस मुक्त विपक्ष बनाकर अपनी पार्टी को मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा देना चाहती है। अगर कोई कुछ करते ही नहीं है, आधा टाइम आप विदेश में रहो, तो पॉलिटिक्स कैसे होगा? पॉलिटिक्स में आपको कंटिन्यूअस एंडेवर देना चाहिए। ममता बनर्जी की निगाह अब गोवा के चुनाव पर है। गोवा में जगह जगह ममता के पोस्टर दिख रहे हैं। यहाँ भी उन्होंने नारा बंगाल वाला ही दोहराया है। ममता ने बंगाल में नारा दिया खेला होबे। गोवा चुनाव में ममता का नारा है खेल जाल्टो। जाल्टो कोंकणी का शब्द है जिसका अर्थ है होगा। खेल जाल्टो का मतलब हुआ खेल होगा। बंगाल विजय के बाद ममता इसी नारे से गोवा में भी खेल करने की कोशिश में लगी हुई है। किसान राजनीति के एक पुराने नाम को एक नए महारथी की पहचान मिली। वो नाम है भारतीय किसान यूनियन के नेता रहे महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे राकेश टिकैत का। मोदी सरकार ने कृषि सुधार कानून लागू किए तो पंजाब में किसान आंदोलन फूट पड़ा। हरियाणा पंजाब से सटी दिल्ली की सीमाओं को पंजाब से आए किसान संगठनों ने घेर लिया। उत्तर प्रदेश से सटी दिल्ली की सीमा पर टिकैत ने डेरा डाल दिया। धीरे धीरे टिकैत किसान आंदोलन का मुख्य चेहरा बन गए और इसे टिकैत का ही असर कहा जाएगा कि उत्तर प्रदेश चुनाव आते आते केंद्र सरकार को कृषि कानून वापस लेने पड़े।
17 सितंबर 2020 को सरकार ने कृषि कानून लागू कराए। संसद में कृषि बिलों के विरोध से तो मोदी सरकार आसानी से निपट ली, लेकिन कृषि में सबसे बड़े सुधारों पर आंदोलन भड़क उठा। आंदोलनकारी किसानों ने दिल्ली की सीमाओं को घेर लिया। पंजाब से सुलगी आंदोलन की चिंगारी देश के कई राज्यों में फैली। हजारों किसान दिल्ली चलो अभियान का हिस्सा बने और कानून निरस्त करने की मांग की। पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान समेत देश के कई राज्यों के किसानों ने दिल्ली की घेराबंदी कर दी। दिल्ली के टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर हरियाणा, राजस्थान, पंजाब के किसानों ने तंबू गाड़ दिए। उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे दिल्ली के इलाके गाजीपुर में राकेश टिकैत ने तिरपाल तान दिया। भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसान ट्रैक्टरों पर लदकर दिल्ली घेराव करने लगे। ना हमने क्लोजवाई चर्चा करी, ना हम क्लोजवाई चर्चा करेंगे। 3 बिल ही वापसी का घर जाने का एक रास्ता है और दिल्ली के दरवाजे जब ही खुलेंगे जब 3 बिल वापसी हो जाएंगे। शुरुआत में लगा कि किसान आंदोलन का मसला भी मोदी सरकार आसानी से सुलझा लेगी, लेकिन बातचीत की गाड़ी पटरी से बार बार उतरती रही। जो भी विषय आएगा बैठक में, उस बैठक में विषय पर चर्चा होगी। कौन सी चीज कहाँ निराकृत की जा सकती है उसका कानून पक्ष देखा जाएगा। उसके बाद कोई निर्णय की दिशा तय होगी। लेकिन किसानों को कहीं भी आपत्ति है तो सरकार उनको सुनने के लिए, उस पर विमर्श करने के लिए, उसका निराकरण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। किसान आंदोलन धीरे धीरे उग्र होता जा रहा था और केंद्र सरकार सहित बीजेपी के प्रवक्ता इस बात पर डटे थे कि कानून वापस नहीं होंगे। देखो, ये संसद ने कानून बनाया, राष्ट्रपति ने उस पर सहमति दे दिया। कोई कानून में खामियां हैं, कोई कमियां तो बताइए, लेकिन अड़े हैं कि नहीं कानून को पूरी तरह से रद्द किया जाए। और केंद्र ने साफ कह दिया है ये तीनों कानून किसी भी हालत में रद्द नहीं होंगे। सरकार अटल थी तो आंदोलन के प्रणेता भी अडिग थे। पश्चिमी यूपी से आने वाले राकेश टिकैत धरना स्थल पर मजबूती से लठ गाड़ने वाले लठैत बन गए। राकेश टिकैत का महारथी होना केवल इस बात पर निर्भर नहीं रहा कि वो लगातार धरने पर बैठे रहे और किसान आंदोलन का सबसे प्रमुख चेहरा साबित हुए, बल्कि वो महारथी इसीलिए कहलाए क्योंकि मोदी सरकार, जिसके लिए हमेशा ये कहा गया कि वो किसी भी बात पर अगर कदम अपने आगे बढ़ाती है तो कदम पीछे नहीं लेती, वो सरकार पीछे हटने पर मजबूर हुई थी। किसान संगठनों ने गणतंत्र के दिन गण की शक्ति दिखाने की घोषणा कर दी। गणतंत्र दिवस को, देश को गणतंत्र दिवस मनाने का अधिकार है। किसी के बाप की जागीर है गणतंत्र दिवस। ये गणतंत्र दिवस हिंदुस्तान का किसान मनाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी परेड बनेगी। कौन रोकेगा हिंदुस्तान के किसानों? एक किसान आओगे यहाँ पे दिल्ली में। फिर आई 26 जनवरी। ये वो तारीख थी जब किसानों ने ट्रैक्टरों पर सवार होकर दिल्ली कूच कर दिया। देखते देखते शांतिपूर्ण आंदोलन अराजकता में बदल गया। दिल्ली की सड़कों पर गदर होने लगा। लाल किले पर हिंसा भड़की। दिल्ली पुलिस के जवानों पर हमला किया गया। उत्पातियों ने लाल किले का द्वार ध्वस्त कर दिया और तिरंगे का अपमान भी किया। हिंसा का शब्द हमारी में डिक्शनरी में था, ना है और न रहेगा। जिस तरह से लाल किले के ऊपर जो एक धार्मिक चिन्ह का इस्तेमाल करा गया, ये बात बहुत दिन से पता थी। पहले पंजाब को अलग करो, फिर सरदारों को अलग करो। ये जो एक तोड़ने की एक साजिश थी, ये बहुत पुरानी साजिश थी और प्रशासन अपनी उस चाल में किसानों को फंसाने में कामयाब हुआ। इसी दिन से किसान आंदोलन पर अपवित्र होने का धब्बा लग गया। किसान हित के धरने पर कलंक की एक ऐसी कालिक पुती कि कहा जाने लगा
कि धरना एजेंडाधारियों के हाथ में चला गया है। ये बात आम फहम हो गई थी कि आंदोलन का अंत अब होने वाला है। हिंसा भड़कने के बाद धरना स्थल से बड़ी संख्या में किसान लौट चुके थे। सरकारी एजेंसियां 26 जनवरी की हिंसा की जांच कर रही थी और किसान नेताओं पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। किसान आंदोलन के दौरान तारीख आई 26 जनवरी। वो तारीख जब किसान आंदोलन पर हिंसा की वजह से कई सवाल उठे, लेकिन वहां से भी राकेश टिकैत ने इस आंदोलन को खत्म नहीं होने दिया। वहां पर किस तरह से राकेश टिकैत के आंसू बने निर्णायक, ये भी बताते हैं कि क्यों वो 2021 के महारथी कहलाए। 28 जनवरी को गाजियाबाद प्रशासन ने गाजीपुर बॉर्डर से किसानों के टेंट हटाने शुरू कर दिए। राकेश टिकैत को आत्मसमर्पण करने की सलाह दी गई और ऐन इसी मौके पर उनके आंसू छलक उठे। क्या हुआ? क्या ये मारने की साजिश चल जा रही, मतलब बीजेपी के विधायक यहाँ पर आ गए, लोगों को मारेंगे। अब क्या अभी जारी रहेंगे, गोली के सामने भी जाएंगे। आंदोलन को खत्म करने के साथ बीजेपी आंदोलन खत्म नहीं होगा। ये आंसू आंदोलन के लिए नया जीवन और जन ज्वार लेकर आए। टिकैत के आंसुओं का असर ऐसा हुआ कि पश्चिमी यूपी और उससे सटे हरियाणा के इलाके से लाखों किसान रातों रात दिल्ली कूच के लिए निकल पड़े। किसान आंदोलन पर लगा कलंक का टीका टिकैत के आंसुओं से धुल गया। टिकैत अब जाटलैंड की आन का सवाल बन चुके थे। टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर डटे रहने का ऐलान कर दिया। पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन में जान फूंकने के लिए महापंचायतें कराई गई। किसानों को लामबंद करने के लिए मंदिरों से ऐलान कराए गए। महापंचायतों को किसानों के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा गया, तो वहीं दूसरी ओर इन्हें पश्चिमी यूपी की बदलती राजनीति के रूप में भी देखा जाने लगा। किसान महापंचायतों की शुरुआत राकेश टिकैत के गृह जनपद मुजफ्फरनगर से हुई। 30 जनवरी को हुई पहली महापंचायत में किसानों की भारी भीड़ उमड़ी। इस महापंचायत ने साफ कर दिया कि पश्चिमी यूपी में किसान संगठनों की कितनी मजबूत पकड़ है। मरणासन किसान आंदोलन में नई जान फूंकने पर टिकैत का कद और बढ़ गया। यहीं से ये तय कर लिया गया कि कानून वापसी ही किसानों की घर वापसी करा सकती है। 3 बिल ही वापसी का घर जाने का एक रास्ता है, और दिल्ली के दरवाजे जब ही खुलेंगे जब 3 बिल वापसी हो जाएंगे। 19 नवंबर को वो दिन भी आया जब सरकार को मजबूरी में कृषि कानून वापस लेने का ऐलान करना पड़ा। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। यहीं से टिकैत संगठन की शक्ति का प्रतीक बन गए। मोदी विरोध की विचारधारा के मुख्य चेहरों में से एक बन गए। ये काला कानून का बीमारी है, जितनी जल्दी कटेगी उतनी जल्दी ठीक। राष्ट्रपति की मोहर लग जाए, खत्म हो जाएगा। अब आगे की जो कहानी है, आगे की जो बातचीत है, उसको शुरू कर लेते हैं। अब MSP पे बात कर लें, जो 750 किसान शहीद हुए उस पर बात कर ले, जो मुकदमे दर्ज हैं उस पर बात कर ले, और सरकार अब बातचीत कर ले। ये विजय कोई मामूली विजय नहीं थी, बल्कि दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति वाले मोदी पर किसानों की विजय थी। टिकैत ने जो कर दिखाया वो मोदी शासनकाल में कोई नहीं कर पाया। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।